Good morning, everyone. Today is the 8th lecture of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. In the last class, what we have discussed, we discussed about fact and issue. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि विवादक तथ्य क्या होते हैं और विवादक तथ्य किस तरह से काम करते हैं, हमने वो भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज के थोड़े लेक्चर में हम और फंडामेंटल उसको समझेंगे और फंडामेंटली उसको जानेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत बाकी चीजें किस तरह से कार्य करती है, बाकी चीजें कैसे किस तरह से कार्य करती है, इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कल चैप्टर 12 स्टार्ट हुआ है, एविडेंस उसका सीआरपीसी का। एपीओ की क्लासेस आपके उसमें आती है, तो प्लीज जाके कल का सीआरपीसी का लेक्चर, अब 2-3 दिन सीआरपीसी का लेक्चर देख लेना, तो तुमको हेल्प मिलेगी कि कैसे सीआरपीसी में क्या इंपॉर्टेंट है। ताकि मैं तो यहाँ पढ़ाऊंगा ही, जैसे ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या सीआरपीसी या फिर सीपीसी जैसे खत्म होगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद? सीआरपीसी। उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्टार्ट होगी और बैक टू बैक उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा? भारतीय न्याय संहिता। इन सब्जेक्ट के बाद में ये सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो सब्जेक्ट्स जो है वो फिक्स हैं। उसके बाद में फिर 2-3 महीने जो बचेंगे हमारे, मतलब मेरा ये टारगेट है ना कि मई जून के पहले खत्म करना है कोर्स, तो 2-3 सब्जेक्ट जो बचेंगे उसमें लिमिटेशन, एसआरए, टीपीए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, ये उस टाइम खत्म हो जाएंगे। माइनर ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग मार्च में जुड़े थे उनका कोर्स लगभग 12 से 15 महीने में खत्म हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि कोर्स हमने बहुत भागे बढ़ाया है। ऐसा हुआ था कि जब आज इसका प्रीलिम्स आ गया था तो हम लोगों ने कोर्स थोड़ा सा तेज भगा दिया था। कुछ बच्चे हैं क्लास में जिन्होंने कहा था कि सर आप इतना ही पढ़ाओगे क्या, सर स्लो नहीं पढ़ाओगे क्या? बच्चों के मन में जेन्युइन सवाल थे, तो मैंने कहा नहीं उसको अलग से पढ़ाएंगे, ऐसे थोड़ी होगा। हाँ, तो जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि जैसे डीवी और जेजे थोड़ा सा तेज हुआ है, तो उसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। हम यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं। आपको सफल बनना है, हम सफल बना रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन में, बताइए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था और देखा था कि किस तरह से कार्य किया जाता है और किस तरह से फैक्ट एंड इशू काम करता है। आज उसके फर्दर प्रोविजंस को समझेंगे। कल लास्ट क्लास में क्या लिखवाया था मैंने, एक बार बता दीजिए मुझे। दिखाइए एक बार। अच्छा, संतोष कुमार सिंह, अच्छा हमने एलिमेंट समझे थे संतोष कुमार सिंह के, तो उससे आपको ये आइडिया होगा कि रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेवेंट फैक्ट्स क्यों जरूरी है और रिलेवेंट फैक्ट्स होते क्या हैं, उसको आपने समझ लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें रिलेवेंट फैक्ट्स की डेफिनेशन हम लोगों ने लिख ली थी, बैरेक में जो दी हुई है वो मैंने लिखवा दी थी आप लोगों को, ठीक है। अब लिखिए रिलेवेंट फैक्ट्स। रिलेवेंट फैक्ट्स सुसंगत तथ्य निम्न तरीकों के हो सकते हैं। सुसंगत तथ्य निम्न तरीकों के हो सकते हैं। सुसंगत तथ्य निम्न तरीकों के हो सकते हैं। पॉइंट नंबर ए लिखिए। निकटता से संसक्त तथ्य, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। पॉइंट नंबर ए, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, निकटता से संसक्त तथ्य, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। पॉइंट नंबर ए लिखिएगा। ये जो प्रोविजंस होते हैं, मैं बात कर रहा हूं रिलेवेंट फैक्ट की। देखिए रिलेवेंट फैक्ट्स, कल मैंने आपको संतोष कुमार सिंह वाला जजमेंट बताया था, कल वाली क्लास अटेंड कर ली थी ना, जो बच्चे नहीं आए थे। तो संतोष कुमार सिंह मतलब था प्रियदर्शनी मट्टू केस। हमने समझ लिया था कि रिलेवेंट फैक्ट्स का क्या रोल होता है इन द स्कोप ऑफ ट्रायल, कि अगर आप ट्रायल कर रहे हो, कोई भी क्रिमिनल ट्रायल हो रहा है, तो वहां पे रिलेवेंट फैक्ट्स का क्या स्कोप है। और ये हमने ये भी समझा कि जो सेक्शन 168 है पुराने वाला एक्ट में 165 है, वो ये बताता है उसका प्रोवाइजो कि जजमेंट हमेशा किस चीज पे होना चाहिए, रिलेवेंट फैक्ट, और वो फैक्ट जो कि ड्यूली प्रूव्ड हो। ड्यूली प्रूव कैसे होगा उसको मैं बाद में समझाऊंगा, जो न्यायालय के समक्ष साबित किए गए हों, साबित कैसे होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन पहली बात समझिए कि रिलेवेंट फैक्ट होने चाहिए। अगर जजमेंट देना है आपको तो किस पे दोगे? हमेशा रिलेवेंट फैक्ट पे दोगे। कोर्ट के पास में 168 के अंदर
अब मैं धीरे धीरे पुराने सेक्शन बोलना बंद कर रहा हूं, अब मैं नए सेक्शन ही बोलूंगा ताकि आपको याद होना स्टार्ट हो जाए। कोर्ट के अंदर, कोर्ट के पास 168 में इतनी वाइड पावर है, जैसे हम लोग कहते हैं ना इनहेरेंट पावर, अंतर्निहित शक्ति, न्यायालय के अंतर्निहित शक्ति होती है, जैसे सीपीसी में जो इनहेरेंट पावर है वो 151 में है। अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में का सेक्शन मुझे पता नहीं है, लेकिन सीआरपीसी में कौन सा सेक्शन था, 482, ये इनहेरेंट पावर थी। मतलब जस्टिस अगर करना है तो आपके पास में कुछ विशेष शक्तियां, मतलब स्पेशल पावर्स आपको असाइन किए बाय द वे ऑफ स्टैट्यूट, कि जस्टिस करने के लिए आप, और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। जनरली क्या होता है, 168 में एक स्पेशल पावर है कि जज साहब अगर चाहें, कल को आप जज बनेंगे, आप अगर चाहो तो कोई सा भी सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो रिलेवेंट हो या फिर इररिलेवेंट हो। क्या सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो सुसंगत सवाल हो चाहे वो विसंगत सवाल हो, आप कोई सा भी सवाल पार्टी से पूछ सकते हो, लेकिन जजमेंट जो होगा वो हमेशा किस पे होगा, रिलेवेंट फैक्ट्स पे होगा, सुसंगत तथ्यों पे होगा। एक बार निकालिए 168, 168 निकालिए, पुराने वाले बच्चे 165 निकालिएगा प्लीज, 168 निकालिए प्लीज। जो बच्चे गांव में रहते हैं, जो बच्चे गांव में रहकर अध्ययन कर रहे हैं, अभी उनको समय नहीं मिलेगा कि वो जब भी वो शहर आए, जब भी वो जयपुर आना हो उनका, तो प्लीज डायरेक्ट खरीद लीजिएगा नए वाले, ठीक है। आप यहाँ पे पढ़ेंगे 168 में, द जज में इन ऑर्डर टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन, आस्क एनी क्वेश्चन, जहां पे लिखता है ना आस्क एनी क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आस्क एनी क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, आस्क एनी क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वो पूछ सकते हैं, चाहे वो रिलेवेंट सवाल हो चाहे वो इररिलेवेंट सवाल हो। तो जज के पास में एक स्पेशल पावर है, एक विशेष शक्ति है कि ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन, ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन वेदर इट इज रिलेवेंट और इररिलेवेंट। लेकिन जजमेंट हमेशा किस पे आएगा, रिलेवेंट फैक्ट्स पे आएगा, ये बात हमेशा याद रखिए। कुछ चेंजेस किए कि इन लोगों ने सेक्शंस के अंदर, वहां पे आपको इररिलेवेंट दिख रहा है कि पुराने वाले सेक्शंस में, मुझे तो नहीं दिख रहा है इसमें। पुराना वाला ब्रेक किसके पास है, हाँ पुराना वाला ब्रेक में इररिलेवेंट लिखा हुआ है ना, नए वाले में नहीं है इररिलेवेंट, ये जो उन्होंने हटा दिया है इसमें से। तो क्या अब जज साहब इररिलेवेंट सवाल नहीं पूछ सकते क्या, इन्होंने हटा दिया, लेकिन एनी क्वेश्चन लिखा है ना, तो एनी क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, रिलेवेंट और इररिलेवेंट दोनों पूछ सकते हैं। पहले तो क्या था ना 165 में तो स्पष्ट लिखा हुआ था कि रिलेवेंट भी सवाल पूछा जा सकता है और इररिलेवेंट सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन शायद अभी इन्होंने हटा दिया है। पुराने बैरिक्स में तो साफ लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये चीज उन्होंने हटा दी है तो इसका मतलब इन्होंने एक शब्द लिखा है, ही कैन आस्क एनी क्वेश्चन। हिंदी में अगर मैं बोलूं उसको तो लिखा हुआ है ना, किसी भी रूप में किसी भी समय कोई भी प्रश्न, दिख रहा है आपको, कोई भी प्रश्न। तो कोई भी प्रश्न का मतलब अगर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे कोई भी प्रश्न की, एनी क्वेश्चन का अगर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिलेवेंट और इररिलेवेंट सवाल होगा। तो रिलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर ही जजमेंट होते हैं। तो अब इसके हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला टाइप है, जो ए पॉइंट है वो क्या है, वो आप देखना, लिखिए ए पॉइंट, लिखिए ए पॉइंट, लिखवा दिया मैंने। निकटता से संसक्त तथ्य, क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, ये सेक्शन है 4 से लेकर 14 तक। दूसरा लिखिए एडमिशन एंड कन्फेशन, एडमिशन एंड कन्फेशन, एडमिशन एंड कन्फेशन, स्वीकृति व संस्वीकृति, स्वीकृति और संस्वीकृति, एडमिशन और संस्वीकृति, एडमिशन एंड कन्फेशन। ये कहां से कहां तक है सर, ये अपने दिया हुआ है 15 से लेकर 25 तक। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेस, स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेस, असाक्षी द्वारा कथन, असाक्षी द्वारा कथन, असाक्षी द्वारा कथन। अब जैसे नॉन विटनेस क्यों कह रहा हूं मैं इनको, क्योंकि इन लोगों को क्या कर सकते हैं, हम बुला नहीं सकते, ये असाक्षी है, इनको बुला सकते हैं क्या अपन, नहीं बुला सकते। अरे सर जो मर गया स्टेटमेंट देके, जिसकी डेथ हो गई, जो मिल नहीं रहा है, उसको हम बुला सकते हैं क्या, नहीं बुला सकते। दीज आर द स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेस, असाक्षी द्वारा कथन। ये कहां से कहां तक है सर, ये है 26 और
ये कहां से कहां तक है? ये सर 26 और 27 में, 26 और 27 में। चौथा पॉइंट लिखिए, स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए कथन, विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए कथन, विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किए गए कथन। ये कहां से कहां तक है सर? 28 से 32। कहां से कहां तक है? 28 से 32, 28 to 32, 28 से 32 है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, लिखिए अगला, लिखिए 4 हो गए ना, 5वां लिखिए, चौथा है 5वां है? पहला क्या था? चौथा होना चाहिए ना टेक्निकली। अच्छा 5वां है, सॉरी 5वां है, 5वां। लिखिए इसमें 5वें में लिखिए, हाउ मच स्टेटमेंट, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। किसी कथन को कितना साबित किया जाए, किसी कथन को कितना साबित किया जाए, किसी कथन को कितना साबित किया जाए, हाउ मच ऑफ ए स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। ठीक है सर, इसमें सेक्शन लिखिए आप 33, सेक्शन 33। छठा लिखिए, छठा लिखिए, न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है, न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत है। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट, जजमेंट ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट। न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं, जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स व्हेन रिलेवेंट। ये सर 34 से 38, 34 to 38। नेक्स्ट लिखिए, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट। कल सुनूंगा इन सबको, ठीक है ना, पूरे रिलेवेंसी के हर एक सेक्शन याद होना चाहिए। कल सुनूंगा इस चीज को आते ही, जो आज लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेवेंसी का हर एक सेक्शन याद होना चाहिए, कहां से कहां तक कौन सी चीज दी हुई है। कल आगे किसी से पूछ लूंगा। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलेवेंट, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है, अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है। यह है सर 39 से 45, 39 to 45, 39 to 45। अगला लिखिए, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, शील कब सुसंगत है, शील कब सुसंगत है, शील कब सुसंगत है। कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट, शील कब सुसंगत है। ये इसमें लिखिए सर 46 से लेकर 50, 46 से लेकर 50, शील कब सुसंगत है, कैरेक्टर व्हेन रिलेवेंट। ये देखिए, ये सारे पार्ट क्या होते हैं ना सर, हम सबसे पहले इसी को पढ़ेंगे, और यही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग पार्ट है, जो समय लेगा। समय इसलिए लेगा क्योंकि समझाने में बहुत ज्यादा समय जाता है, यहाँ पे इन सब पार्ट्स को समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोर फंडामेंटल है लॉ का। एविडेंस का कोर फंडामेंटल क्या है, ये पीछे वाले पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां से उन पार्ट्स में से उनको समझना आसान है, समझना मुश्किल नहीं है। तो हम सबसे पहले टफ पार्ट को पढ़ रहे हैं एविडेंस के, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हम सबसे टफ पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट होगा हमारा, एंड वी विल स्टार्ट विद सेक्शन 4.2। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 3.2, वहां से 3 से स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम लोग। ठीक है, चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ये जो भी जितने भी कितने टाइप के हो गए, 8 टाइप के हुए, कितने टाइप के हुए, 8 टाइप के हुए। ये जो 8 प्रकार जो लिखवाए मैंने आप लोगों को, ये 8 प्रकार वो है जिसके अंदर हमेशा एविडेंस क्या हो जाता है सर, रिलेवेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको बस ऊपर से एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या लिखवाया था, वो चीज जो कि लॉजिकली कनेक्टेड है। क्या क्या लिखवाया था हमने सबसे पहले, क्या था, जो कि क्या है सर, क्लोजली कनेक्टेड है। अब क्लोजली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक केस का नाम, आपको एक केस के फैक्ट्स का जिक्र करता हूँ, एक केस के फैक्ट्स का जिक्र करता हूँ। एक केस के फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको। क्लोजली कनेक्टेड से क्या मतलब होता है, इसको हम समझते हैं कि कोई भी चीज जो क्लोजली कनेक्टेड है उससे क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए
एक केस में क्या होता है सर, इस केस का नाम भी लिखवाऊंगा मैं आपको, इस केस को कोई डिटेल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लोजली कनेक्टेड का मतलब होता क्या है, कोई भी चीज क्लोजली कनेक्टेड कब कही जाती है, कब हम कह सकते हैं कि दैट थिंग इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू समथिंग, कब कही जा सकती है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए, केस का नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ केस के, देखता हूँ मैं भी उसमें लिखा हुआ। केस में ऐसा हुआ था कि एक बार एक लड़की होती है, उसको एक लड़का बार बार परेशान कर रहा होता है, हरेस कर रहा होता है, ठीक है। वो लड़का क्या है, उनके यहाँ पहले किराए से रहा करता था, क्या करता था, किराए से, और वो उसको बार बार परेशान करता है, हर दिन का उसका उठना बैठना, उसका बाहर निकलना, हर चीज को दूभर कर रखा था उसने। एक दिन क्या होता है सर, लड़की के घर वाले कंप्लेंट कर देते हैं पुलिस में, और लड़का क्या बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, क्या बोलता है, ये मेरी वाइफ है, हम दोनों ने मंदिर में शादी कर रखी भाग के। ये घर वालों के दबाव में आके क्या बोल रही है, आज मना कर रही है, ये घर वालों के दबाव में आके मना कर रही है, हम लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। इसे परिवार में वो लड़का फिर वहां से फिर किराए का मकान खाली कर देता है, उन्हीं के घर पे रहता था पहले। फिर एक दिन क्या होता है सर, वो जो लड़की होती है वो स्कूल में टीचर होती है, उसका भाई उसको छोड़ने जा रहा होता है। जब भाई छोड़ने जा रहा होता है तो छोड़ देता है, स्कूल के जैसे बाहर एक चौराहा होता है, जिसे छोड़ के निकलता है। वो जो लड़का इनके घर पे रहा करता था, जो बताता है कि मेरी शादी हो गई है इनसे, वो क्या करता है, उसके भाई को बीच चौराहे पे गोली मार देता है। बीच चौराहे पे क्या करता है, गोली मार देता है। और जैसे ही गोली मारता है, हैंड टू हैंड पियोन होता है स्कूल का, वो आके भाग के बताता है कि आपके भाई को गोली मार दी किसी आदमी ने। उसकी बहन उसको हॉस्पिटल पहुंचाती है पहले, और हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद सीधा जाती है पुलिस स्टेशन। क्या जाती है, सीधा पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में, पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहां पे एफआईआर दर्ज करवाती है उसके खिलाफ, जिस भी उसने मारा था। अब आप यहाँ पे फैक्ट्स को समझेंगे, अब तथ्यों को समझिए आप, और फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जितने भी फैक्ट्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सेम ट्रांजेक्शन। जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखवाया था आपको, ए पॉइंट, मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि किन कंडीशंस में, किन कंडीशंस में क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, जो कि क्या है, निकटता से संसक्त तथ्य हैं, वो कब रिलेवेंट बन जाते हैं, इसको समझा रहा हूं मैं आपको। एक शब्द बताऊंगा मैं आपको, सेम ट्रांजेक्शन, इसको मैं बहुत लंबा डिस्कस करूंगा। सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एक ही सम व्यवहार। एक ही सम व्यवहार, सेम ट्रांजेक्शन। अब सेम ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसको समझेंगे थोड़ा सा, और इसको समझने का प्रयास कीजिए। सेम ट्रांजेक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए, और समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ही गोली लगी उसके भाई को, पियोन आया बुलाने, वो हॉस्पिटल लेके गई बहन, फिर हॉस्पिटल से सीधा गई पुलिस स्टेशन गई। अगर आप देखोगे तो सारे इवेंट्स क्या हो रहे हैं, बैक टू बैक हो रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा इवेंट चालू हो रहा है। हॉस्पिटल लेके जा रही है, फिर पुलिस स्टेशन जा रही है, फिर वहां जा रही है, फिर यहाँ जा रही है। इसको बोलते हैं सेम ट्रांजेक्शन में कोई चीज आ जाना। जैसे एक केस और हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 के अंदर ही। एक औरत फोन करती है पुलिस को कि मुझे आके बचा लो, वरना ये मुझे खत्म कर देगा। पुलिस इस कॉल को ट्रेस करती है और मौके पे पहुंचती है 1 घंटे बाद। तो जो उसका कॉल था वो क्या था, सेम ट्रांजेक्शन में किया हुआ, मतलब जब उसके साथ जो परिस्थिति हो रही थी, उसने उसी परिस्थिति में फोन कर दिया। एक केस डिस्कस करूंगा, कपूर सिंह राणा। अब कपूर सिंह राणा में क्या होता है, एक लड़की किसी कैब पे काम करती है, तो वो जो उसका बॉस होता है वो उसको प्रपोज कर देता है लड़की को, और जब प्रपोज कर देता है उस लड़की को, तो लड़की मना कर देती है और जॉब छोड़ देती है। लेकिन वो पीछा नहीं छोड़ता उसका। एक दिन क्या होता है, उसके घर जाता है, उसकी माँ उसके घर पे होती नहीं है। जब वो घर जाता है तो लड़की जैसे गेट खोलती है, वो बाथरूम में जाके छुप जाती है। लड़का भी पीछे पीछे आता है, उसका बॉस होता है कपूर सिंह राणा, वो भी पीछे पीछे आता है, गेट तोड़ता है, बाथरूम में जाता है। बाथरूम में एसिड की बोतल पड़ी थी, उसके ऊपर एसिड पूरी
उसके ऊपर ऐसे डाल देता है। जैसे ही डालता है वो चिल्लाती है, आस पड़ोस के लोग आते हैं, कपूर सिंह राणा भाग जाता है। उसकी माँ सब्जी वब्जी कुछ लेने गई होगी मार्केट से, तो वो भी उसकी माँ भी आती है, तो उसकी माँ कपूर सिंह राणा को बाहर निकलते हुए देखती है घर से भागते हुए। समझ में आई बात? तो ये जितने भी एक्ट्स हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारे क्या है? अनइंटरप्टेड हैं। क्या है ये सारे एक्ट? ये सारे वो एक्ट है जिसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं है, जिसमें कोई भी रोक नहीं है, रुकावट नहीं है। ये सारे काम बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक इवेंट हो रहे हैं। ये होता है सेम ट्रांजेक्शन। मतलब जो मैंने पहला पॉइंट आपको लिखवाया, पहला पॉइंट में जो मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया कि क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स जो हैं 4 से 14 में, हम सारे फैक्ट्स वो पढ़ेंगे जो कि क्लोजली रिलेटेड है। जैसे एक आदमी के साथ में लूट हुई है, क्या हुई? एक आदमी के साथ में लूट। अब लूटने के बाद में उस आदमी को, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं हल्का हल्का रिलेवेंट फैक्ट को समझने के लिए, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट रिलेवेंट फैक्ट्स आर। मैंने आपको जो 8 प्रकार लिखा है, अब सबके एक एक एग्जांपल दूंगा। जैसे एक आदमी को लूट लिया सर बाहर चौराहे पे, वो पुलिस स्टेशन गया, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वो अपना कंडक्ट ऐसे बता रहा है पुलिस को कि जैसे पुलिस स्टेशन गया और वो वहां जाके चिल्लाता है, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरी पूरी जीवन की पूंजी चली गई, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बर्बाद हूं अब, मान लीजिए। तो उसका जो कंडक्ट है ये कनेक्टेड है किससे? रिलेवेंट फैक्ट से। एक बार निकाली सेक्शन में आपको दिखाता हूं। ये जो बात करी हमने सेम ट्रांजेक्शन की, ये बात तो है सेक्शन 4 की। जो पहले वाले प्रोविजन में जाएंगे तो 6 में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 6 के। आप सेक्शन 6 का आप देखिए एक्सप्लेनेशन नंबर, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट अनलेस दोस अकम्पनी एंड एक्सप्लेन अदर देन स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट के अलावा जो भी आपका एक्ट हो रहा है वो भी कंडक्ट होता है। आप कुछ कह नहीं रहे, मान लीजिए वो आदमी पुलिस थाने में जाता है और कुछ कहता नहीं है, साइलेंट है, लेकिन हमारा सर पीट रहा है, छाती पीट रहा है, रो रहा है चिल्ला चिल्ला के, उसने कोई स्टेटमेंट बोला क्या? बोला कोई स्टेटमेंट? अरे भैया एक आदमी ने अपनी वाइफ का गेम ओवर कर दिया और वापस जाके ऑफिस में काम करने लग गया। शाम को घर आया, बीच में आया तो ऑफिस के बीच में 1 घंटे के लिए आया, गेम ओवर करके वापस ऑफिस चला गया। वो ये चाहता था कि प्ली ऑफ एली भी तो बनी जाएगी, सब बता देंगे, ऑफिस में साइन है मेरा, और शाम को मैं फ्री हुआ हूं, लेकिन बीच में 1 घंटे तो गायब था ना वो। ये बात वो चाहता था कि सबसे छुप जाए ये बात। बीच में आधे घंटे घर आता है, वाइफ का गेम ओवर करता है, वापस ऑफिस चला जाता है। उसे शाम को नॉर्मली सबसे हंसता खेलता बात करता है, 6 साढ़े 6 बजे घर आता है और गेट बजाता है, देखता है गेट तो खुला हुआ है, और फिर जो चीख पुकार करके रोता है वो, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया एट द रिलेवेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात समझिए आप। ये भी क्या है? उसका कंडक्ट है, ये भी उसका आचरण है ना, आचरण। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, सेक्शन पुराने वाले बच्चे सेक्शन 8 में देखिए, नए वाले बच्चे सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन देखिए। सो यू कैन फाइंड दोस प्रोविजंस इन एविडेंस आल्सो जो कि बहुत लॉजिकली रिलेवेंट है। अरे लॉजिकल अगर आप सोचो, लॉजिकल माइंड लगाओ, एविडेंस कुछ नहीं है सर, आपका कॉमन सेंस है। आपकी कॉमन सेंस अगर है तो एविडेंस समझ में आ जाता है। पूरा लो ही कुछ नहीं है, टेक्निकली कॉमन सेंस ही है पूरा लो। बात समझ में आ रही है? स्टेटमेंट वो नहीं है, स्टेटमेंट वो है जो कि वो हरकत कर रहा है, वो जो कंडक्ट बता रहा है अपना, वो स्टेटमेंट है। लिखा हुआ है अदर देन स्टेटमेंट, लिखा हुआ है अदर देन एनी कंडक्ट अदर देन स्टेटमेंट, लिखा हुआ है। बात भाई कथन के अलावा जो भी उसका आचरण है वो क्या है? रिलेवेंट है। आप ये चीज सब देखेंगे तो मतलब हम लोग वो चीजें पढ़ने वाले हैं अब जो कि क्या है सर? क्लोजली कनेक्टेड है, या फिर हम कहें, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, जो कि लॉजिकली कनेक्टेड है। जैसे प्ली ऑफ एली भी हो गया सेक्शन 11 का। ऐसे सो एंड सो फोर्थ 4 से 14 तक हम सारे वो प्रावधान पढ़ेंगे जो कि कनेक्टेड है। एविडेंस की सोल, हर्ट, सब ये चीज है। 4 से 14 में हमेशा केस फॉल होता है। जो पहले क्या था, जो पहले 6 से 16 था, अब वो 4 से 14 बन गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या लिखा है मैंने? एडमिशन और कन्फेशन। एडमिशन और कन्फेशन मतलब स्वीकृति और संस्वीकृति में क्या हम समझते हैं? एडमिशन कन्फेशन का मतलब ये कि सर आपने, पार्टी ने खुद भी एडमिट कर लिया, आपने 2 पॉइंट एडमिट कर लिए, स्वीकृति प्रदान कर दी। 2 मतलब चार विवादक थे, 4 इशू है, मान लीजिए 4 इशू है केस के अंदर, आपने 2 में क्या कर लिया है?
एडमिशन कर दिया, स्वीकृति दे दी है। क्या कोई भी आदमी अपने फेवर में एडमिशन दे सकता है क्या? बताओ, इसको समझेंगे हम। क्या कोई भी आदमी अपने फेवर में एडमिशन दे सकता है? क्या कोई भी आदमी अपने फेवर में स्वीकृति दे सकता है क्या? मतलब अगर मैं कोर्ट को कहूं कि ये क्लेम मेरा है, तो क्या कोर्ट मान लेगा क्या? नहीं मानेगा ना, जब तक दूसरे, मतलब कोई भी आदमी के अपने फेवर में एडमिशन दे सकता है? नहीं। कोर्ट क्यों मानेगा? क्योंकि हर आदमी अपने हिस्से की बात करेगा ना, कि राइट मेरा है, वो राइट मेरा है। क्या कोर्ट मान लेगा क्या उसने कोई बात लिख दी है तो? क्या कोर्ट हर बात पे एडमिशन स्वीकार करेगा क्या? ये बेसिक फंडामेंटल सवाल है जो आप पूछिए खुद से। नहीं करेगा। अगर कोई खुद के लिए स्वीकृति प्रदान कर रहा है कि मैं इसका मालिक हूं, क्या कोर्ट मान लेगा? लेकिन क्या कुछ परिस्थिति है ऐसी जहां पे ऐसा मान सकता है न्यायालय? कुछ कंडीशन है ऐसी जहां पे कोर्ट मान सकता है? कंडीशन तो होगी। हम पढ़ेंगे कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, स्वीकृति कौन कौन कर सकता है। क्या पढ़ेंगे? एडमिशन कौन कौन कर सकता है। मान लीजिए पड़ोसी है आपका, क्या पड़ोसी आपके बिहाफ पे जाके कुछ बोल के आ सकता है क्या? आपका पड़ोसी आपके केस में कुछ बोल सकता है क्या, जो कोर्ट आपके खिलाफ उस बात को ले लेगी? हो सकता है क्या? लेकिन मेरा कोई सर्वेंट है, मेरा ही कोई एडवोकेट है, वो तो दे सकता है ना। मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो तो दे सकता है ना। बात समझ में आ रही है? एविडेंस में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन आदमी एडमिशन कर सकता है। क्या खुद के खिलाफ भी एडमिशन किया जा सकता है? क्या एडमिशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं? क्या स्वीकृति को आप नियंत्रित कर सकते हो क्या? जैसे आज मैं हूं और ये है, हम दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया। हम दोनों ने क्या कर लिया? एग्रीमेंट कि कल को अगर डिस्प्यूट हो गया तो ये एविडेंस नहीं देने कोर्ट के अंदर। ऐसा हो सकता है क्या? ये भी समझेंगे। हो सकता है ऐसा, सिविल केसेस में ऐसा हो सकता है, ये भी हम पढ़ेंगे। सिर्फ एडमिशन के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या एडमिशन किया जा सकता है, क्या क्या एडमिशन नहीं किया जा सकता, कौन सा एडमिशन पार्टीज के अगेंस्ट भी जा सकता है। आप लोग पहली बार एविडेंस पढ़ेंगे, वो भी आप इतनी डिटेल में जाओगे। आप इसमें 80-90 क्लास है एविडेंस की, 70-80 से कम तो क्लास नहीं होगी। 80 से कम क्लासेस नहीं है किसी भी प्रोसीजर एक्ट की, और नहीं मैं रखना चाहता, क्योंकि देखिए वो जस्टिस नहीं करता सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करना है तो उस पर लॉन्ग डिस्कशन होनी चाहिए। हम इससे भी ज्यादा बात नहीं करते पढ़ाते वक्त। दूसरी बात आप ये समझिए, इसके बाद हमने क्या क्या लिखवाया? स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। सर 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं जिन्होंने अगर कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उनके स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है। 4 तरह के लोग कौन है? सर कोई आदमी स्टेटमेंट देके पुलिस को बयान दे दी थी, उसने पर्चा बयान कहा था ना, मैंने आपको एक केस पढ़ाया था अभी 2 दिन पहले कि उस आदमी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसकी वाइफ ने क्या किया था? उसकी वाइफ ने इन्फॉर्म नहीं किया था। उस आदमी का अगर जब वो होश में लेते भाई 24 घंटे तो बेहोश रहा नहीं होगा, कुछ देर के लिए तो होश में तो आया होगा, उसका अगर पर्चा बयान हो जाता। मान लीजिए किसी आदमी का पर्चा बयान हो गया, 161 का स्टेटमेंट उसका हो चुका है, ये पुरानी सीआरपीसी का, नए का जो रिलेवेंट प्रोविजन होगा आप लोग पता कर लीजिएगा। मान लीजिए उसका पर्चा बयान हो गया था, क्या हो गया था उसका? फिर उसकी डेथ हो गई, तो वो क्या बन गया? डाइंग डिक्लेरेशन बन गया, मृत्युकालीन कथन बन गया वो। ऐसी कुछ कंडीशंस दी हुई है कि उन लोगों को क्या लिखवाया मैंने? स्टेटमेंट क्या लिखवाया था मैंने? स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेसेस, असाक्षी द्वारा कथन। ठीक है, लिखवाया था ना असाक्षी द्वारा कथन। अब ये असाक्षी क्यों है? ये नॉन विटनेस क्यों है? क्योंकि सर ये लोग तो है ही नहीं ना, इनको थोड़ी बुला सकते हो तुम कोर्ट में। क्या तुम कोर्ट में इनको बुला सकते हो क्या? आप क्या इनको कोर्ट में बुला सकते हो? 4 तरह की कैटेगरी के लोग हैं। जिसकी डेथ हो गई हो, जो मिल नहीं रहा हो, जिसको बुलाने में बहुत खर्चा हो जाएगा, और जो डिलीवर एक्सपेंसेस इसमें अकर होंगे। तो 4 कैटेगरी के लोग हैं, हम इसको पढ़ेंगे। इनके मान लीजिए एक आदमी है जो रहता है यूएसए, और आप मानो 1990 का कोर्ट है। 1990 का क्या है? कोर्ट। उस टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो होती नहीं थी। उसने बताया था सर जिसने ये बनाया था वो तो अब यूएसए जाके रहता है। आपने बोला फिर क्या करें? कि सर उसने डॉक्यूमेंट्स लिखे, उसने बुक्स लिखी है, वहां से हम रेफर कर सकते हैं। तो हाँ ठीक है, इनको आप थोड़ी बुला सकते हो। 4 कैटेगरी के लोग हैं, हम बाकी बातें बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट क्या केस लिखवाया मैंने? क्या लिखवाया? अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं सर? जैसे अकाउंट में एंट्री कर दी थी आपने, अकाउंट में एंट्री कर दी आपने, अकाउंट की बुक में एंट्री कर दी आपने,
या फिर किसी लॉ में कुछ एंट्री हो रखी है, वो सब बातें अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखवाया था, अब कितना साबित किया जाना चाहिए। अब सवाल ये ना कि कितना स्टेटमेंट प्रूव करोगे कोर्ट के सामने। भाई एक स्टेटमेंट है, उसको कितना साबित करो, क्या पूरे का पूरा, क्या पूरे के पूरे हर केस की सुनवाई पे क्या एक ही कथन को साबित करोगे क्या? किस स्टेटमेंट को कितना साबित किया जाना चाहिए, इसका जवाब देता है। मतलब एक स्टेटमेंट है, उसको कितना कितना प्रूव करोगे, बस सिर्फ ये एक ही पॉइंट है जो कि रिलेवेंसी की बात नहीं करता, सिर्फ ये कोर्ट को बताता है कि कितना साबित किया जाना चाहिए। अगला क्या पॉइंट था, जजमेंट ऑफ अदर केसेस। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रिलेवेंट, जैसे मान लीजिए कोर्ट एक जजमेंट दिया हुआ है, जैसे रेस जुडिकेटा लगता है सेक्शन 11 सीपीसी, पूर्व न्याय का सिद्धांत सेक्शन 11 सीपीसी। वैसे क्या होता है कि अगर किसी कोर्ट ने ऑलरेडी एक जजमेंट दिया हुआ है, तो वो जजमेंट रिलेवेंट है, वो जजमेंट क्या है, सुसंगत है। अरे सर दो केस चल रहे थे, एक केस सूट नंबर 1 और सूट नंबर 2, एक केस डिसाइड हो गया कोर्ट के द्वारा, एक केस का न्यायालय ने फैसला कर दिया है, तो एक केस दूसरे केस के ऊपर रेस जुडिकेटा लगाएगा, तो पहला केस क्या हो गया, रिलेवेंट तो हो गया ना भाई, रिलेवेंट है तभी तो रेस जुडिकेटा लगाया है उसने, तो ये कह रहा है कि रिलेवेंट होता है भाई, पुराना जजमेंट भी क्या है, रिलेवेंट है। हम पढ़ेंगे अलग अलग सर्कमस्टांसेस है। यहाँ से मेंस का हर साल एक सवाल आता है, हर साल एक सवाल आता है मेंस का। इस साल भी सवाल आया था, अभी एक मैडम मिलने आई थी, आज ही उनका इंटरव्यू है, उनको ऑल द बेस्ट बोल देते हैं एक बार। आज 20 तारीख है ना, 19 से क्या है आज, उनको एक बार ऑल द बेस्ट बोल दिया जाए। शायद वो निकल गई मैडम, आज उनका यूपीएससी का इंटरव्यू है, सीबीआई पीपी का, उस दिन वो आई थी, उनका मॉक इंटरव्यू लिया था मैंने, तो उस दिन वो मैडम कह रही थी मुझे कि सर वो सवाल कभी मेरा सही नहीं होता था, अगर मैं आपसे नहीं पढ़ी होती ना वो सवाल को, वो सिर्फ बेंच में आए थे मेरे पास, तो वो कभी उनके आरजेएस में शायद 3 इंटरव्यू ऑलरेडी हैं, मैडम आई थी, उनके ऑलरेडी 3 इंटरव्यू आरजेएस में है बैक टू बैक, अभी सीबीआई पीपी का इंटरव्यू है और एनआईए पीपी का इंटरव्यू भी है उनका। तो वो मैम भी ये कह रही थी कि सर कभी नहीं हो पाता, अगर वो सवाल अगर आप नहीं बताते थे कि उसमें क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो हम पढ़ेंगे उस सवाल को भी, हर बार मेंस में आएगा और प्री में आएगा, या आप हर मेरे साथ लिख के ले लीजिए, कोई सी भी जुडिशरी के एग्जाम हो जाए वो सवाल इससे आता ही है और आएगा ही सही हमेशा, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन क्या होता है। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन क्या होता है भाई, तृतीय व्यक्ति के जो राय होती है उसको लिया जाता है, जैसे एक्सपर्ट होता है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हो गया, थंब इंप्रेशन एक्सपर्ट हो गया, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो गया, किसी फॉरेन लॉ में, किसी विदेशी विधि में एक्सपर्ट हो गया, तो हम उसको समझेंगे कि कब कब एक्सपर्ट की यूज किया जाता है। भाई एक्सपर्ट का एविडेंस क्या होता है, क्या रिलेवेंट होता है, कितनी एडमिसिबिलिटी होती है एक्सपर्ट के एविडेंस की, ये भी समझेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट हम ये भी समझेंगे एविडेंस एज टू द कैरेक्टर। भाई कैरेक्टर, सिविल केसेस में कैरेक्टर क्या होता है और क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर क्या होता है, नई बात। जैसे मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए दिए थे हेमांग को, मैंने जब इसको 5 लाख रुपए दिए और ये वापस लौटा नहीं पा रहा है, ठीक है, अब मैंने केस कर किया कोर्ट में के खिलाफ कि भाई 5 लाख रुपए दिए जाए मुझे वापस, और हेमांग अपने उसमें लिखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में कि सर आई एम ए वेरी गुड कैरेक्टर ऑफ मैन, मतलब मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, और हेमांग 4 विटनेस ले आए उठा के, नहीं नहीं सर आंख बंद कर लीजिए, इसका कैरेक्टर सबसे अच्छा है। भैया कैरेक्टर का क्या करना है, पैसा चाहिए ना, कैरेक्टर तो उसका अनिल अंबानी का भी बहुत अच्छा है, माल्या का भी बहुत अच्छा है, माल्या का अच्छा है क्या कैरेक्टर, हाँ बताओ, हाँ बताओ, माल्या का कैरेक्टर अच्छा है क्या, अच्छा ही है, और क्या, आप बताओ, कैरेक्टर से थोड़ी फर्क पड़ता है भाई, पैसा तो पैसा ही होता है ना, तो सिविल केसेस में कैरेक्टर रिलेवेंट कभी नहीं होता, वही क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। भाई बस में जा रहे थे आप हेमराज,
बस का ब्रेक लगा, किसी का धक्का लग गया, लड़की ले गई थाने आपको, टचवुड, लड़की थाने ले गई, अब ट्रायल चला, आपने बोला कि दीदी जो लेने ले, माफ कर, गलती हो गई, ब्रेक लग गया था। पुलिस वाला भी उसकी हाँ में हाँ, होता ना कभी ट्रेप होता है, आप फंसते हो उसमें, फंसते रहते हो फिर। अब भाई साहब, अब कोर्ट में गए आप, अगर आप 5 साक्षी ले आएंगे ना, जैसे अपनी क्लास है, ये मैडम चली गई, वो मैडम चली गई, ऐसे 5 लड़कियां चली गई आपके साथ कि सर ये बहुत अच्छा लड़का है और बहुत सिंसियर लड़का है, उस दिन जो हुआ था वो अपराध नहीं था सर, गलती से था वो, उसको क्षमा किया जाए। 5 लड़कियों ने, अपनी क्लास की 5 लड़कियां चली गई और उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। तो आपका गुड कैरेक्टर क्या है सर? रिलेवेंट है, सुसंगत है। क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर, आपका अच्छा चरित्र सुसंगत होता है। इनको हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट 15, 20 दिन, 25 दिन में, यही सब में क्लास जाएगा पूरा, ना समझ में आई? लेकिन सिविल केसेस में तो कैरेक्टर की कोई मतलब नहीं है। सिविल केसेस में क्या चाहिए सबको? पैसा। तेरा कैरेक्टर अच्छा है तो मैं क्या करूं भाई? हाँ, तेरे अच्छे कैरेक्टर का क्या करूंगा मैं? अचार डालू तेरे अच्छे कैरेक्टर का? होगा आपका अच्छा कैरेक्टर, नो डाउट, सम्मान है उस बात का। तो हम सब चीजों को समझेंगे पहले हमारे। तो रिलेवेंट फैक्ट जो है सर, वो यहां तक हुए खत्म। अब कोई डेफिनेशन बची रही तो अपन उसको खत्म करते हैं पहले, ठीक है ना? अब कितनी डेफिनेशन बची हुई है अपनी इसमें? आ जाइए डेफिनेशन क्लोज में अपने वापस। फैक्ट हो गया, फैक्ट इन इश्यू हो गया, रिलेवेंट फैक्ट हो गया, मे प्रेज्यूम हो चुका है, नॉट प्रूव्ड प्रूव्ड हो चुका है, शेल प्रेज्यूम हो चुका है, रिलेवेंट हो चुका है। देखा जाए तो डेफिनेशन क्लोज का क्या हो गया है सर? गेम ओवर। डेफिनेशन क्लोज क्या हो गया है सर? गेम ओवर हो चुका है। तभी ठीक है मोहित। अब आप देखिए और समझिए सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज देखेंगे, उसमें एक लाइन लिख लीजिए, 2 में एक लाइन लिख लीजिए। बताओ, जैसे जैसे इस डेफिनेशन क्लोज का गेम ओवर हो गया है, वैसे एक दिन क्या हो जाएगा इस कोर्स का गेम ओवर, और आपको पता भी नहीं चलेगा। 2 में लिखिए, लिखिए इसमें जो जो भी शब्द इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, जो भी शब्द इस अधिनियम में प्रयुक्त किए गए हैं, परंतु परिभाषित नहीं किए गए, परंतु परिभाषित नहीं किए गए, परिभाषित नहीं किए गए, तो उनका वही अर्थ होगा, तो उनका वही अर्थ होगा जो निम्नलिखित अधिनियम, जो निम्नलिखित अधिनियम और संहिता में है, जो निम्नलिखित अधिनियम और संहिता में है, जो निम्नलिखित अधिनियम और संहिता में है। लिखिए एक बार, those words and expression, those words and expression which have been used in this adhiniyam, which have been used in this adhiniyam, which have been used in this adhiniyam, but they are not defined, but they are not defined here, but they are not defined here, shall have the same meaning, shall have the same meaning as assigned in, and assigned in, as assigned in following acts, following acts and संहिता, following acts and संहितास, following acts and संहितास। अब संहितास लिखना शुरू कर दीजिए सर, संहितास, following act and संहितास। पहला लिखिए, पहला लिखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम ही है, ठीक है ना? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। थर्ड पॉइंट लिखिए, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023। सर अब इनको डिफाइन वही किया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता 2023। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका,
जैसे आप निकालिए सेक्शन 24 निकालिए, नए वाले एक्ट में सेक्शन 24 निकालेंगे। अब यहाँ पे ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है, कहाँ किसकी डेफिनेशन दी हुई है? सेक्शन 24 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में देखिए, पुराना एक्ट आपके पास में, जाऊंगा मैं उधर, ठीक है ना, मैं जाऊंगा तब ले आऊंगा, डोंट वरी, अभी जो है सो काम चलाऊं। नए वाले जो पुराना नया वाला एक्ट है उसमें देखिए ऑफेंस की डेफिनेशन दी है सेक्शन 24 के एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में। नए वाले एक्ट में देखिए, उसमें देखिए ऑफेंस की डेफिनेशन जो है वो कहाँ दी हुई है? वो सीआरपीसी में, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी दी हुई है, और कहाँ कहाँ दी हुई है वो डेफिनेशन? वो डेफिनेशन आईपीसी में भी दी हुई है, भारतीय न्याय संहिता में भी दी हुई है ऑफेंस की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है आपको, उससे आपको पता लगता है कि वहां पे वहीं से हमें सेम मतलब और सेम मीनिंग उसका निकालना है, सेम मीनिंग इंड्यूस करना है। ये बात समझ में आई? जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे आप एक बार निकालिए, पुराने वाले बच्चे निकालिए सेक्शन 14, पुराने वाले बच्चों के लिए भी एग्जाम्पल बताता हूँ। सेक्शन 14 निकालिए, और नए वाले बच्चे एग्जाम वो निकालेंगे सेक्शन 12 निकालिए। नए वाले जो बच्चे हैं जिनके पास नए वाला डायरेक्ट है वो प्लीज सेक्शन 12 निकालिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो सेक्शन 12 में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए एक बार, गुड फेथ दिख रहा है आपको? गुड फेथ दिख रहा है आपको? गुड फेथ, सद्भाव दिख रहा है डेफिनेशन में, गुड फेथ दिख रहा है। सेक्शन 14, पुराने वाले बच्चे सेक्शन 14 निकालिए, जिसके पास पुराना एक्ट है, और जिसके पास नया एक्ट है वो सेक्शन 12 निकालिए। वहां पे गुड फेथ दिख रहा है आपको? अब गुड फेथ कहाँ डिफाइन किया गया है? भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में डिफाइन किया हुआ है। तो जो शब्द यहाँ नहीं डिफाइन किए गए वो शब्द कहाँ से लेने हैं आपको? या तो आईटी एक्ट से लेने हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कहाँ डिफाइन किया है? 21T 21K ऑफ आईटी एक्ट, कहाँ डिफाइन किया है? 21T 21K ऑफ आईटी एक्ट, वहां डिफाइन किया है ना? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सब ये वो परिभाषा है, आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो आईटी एक्ट का भी एग्जांपल दे दिया मैंने आपको आईपीसी का भी एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको सीआरपीसी का भी एग्जांपल दे दिया। एक एक ऑफेंस सीआरपीसी में है, गुड फेथ आईपीसी में है, भारतीय न्याय संहिता में क्या है? गुड फेथ सद्भाव, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में क्या है? अपराध की परिभाषा है, और आईटी एक्ट में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इनकी परिभाषा है। तो यूज केस एक्ट में, ठीक है। तो सारी डेफिनेशन कहां से लेनी है आपको? भाई एविडेंस यूज कर रहा है, उन शब्दों को लिखा है साक्ष्य अधिनियम ने, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वो चीजें यूज लिखी हुई है, लेकिन आपको परिभाषा कहां से पढ़नी है? इन फॉलोइंग एक्ट से, जो 3 एक्ट के नाम लिखवाए मैंने आपको। ये बात क्लियर है? चलिए, वेरी वेल, बहुत अच्छा, क्लियर है तो फिर बहुत अच्छा ही कहूंगा ना। चलिए एविडेंस स्टार्ट किया जाए। अब जितना भी बेसिक समझना था, ये अब तक जितनी भी 7-8 क्लासें हुई है, ये सारी क्या थी सर? बेस और फंडामेंटल ऑफ एविडेंसेस। साक्ष्य अधिनियम की क्या थी? ये मूलभूत फंडामेंटल क्लासेस है। ये समझ में आती है आपको, तो अब आपको आगे एक्ट जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। सेक्शन 3 चैप्टर 2 पार्ट 2 चैप्टर 2, हम क्या समझने वाले हैं? सेक्शन 3। सेक्शन 3, चलिए शुरुआत की जाए सेक्शन 3 से। लिखने स्टार्ट कीजिए। सेक्शन 3 धारा 3 में लिखिए, एविडेंस में बी गिवन, evidence may be given in any suit or proceeding, in any suit or proceeding, in any suit or proceeding for existence, evidence may be given in any suit or proceeding for existence or non-existence or non-existence of every fact in issue, of every fact in issue, of every fact in issue, and those facts, and those facts which are declared, and those facts which are declared, which are declared relevant, which are declared relevant, which are declared relevant by this adheniyam, by this adheniyam, by this adheniyam, by this adheniyam,
अधिनियम जैसे लिखोगे ना आप, बाय दिस अधिनियम, तो ब्रैकेट में लिखना 4 से कहां से, 4 से लेकर कहां तक आएगा सर, कहां पे खत्म हो रहा है कैरेक्टर, 4 से 50, पूरा पूरा पार्ट ही रिलेवेंट ना, 4 से 50। एंड ऑफ नो अदर्स, एंड ऑफ नो अदर्स, एंड ऑफ नो अदर्स। अभी एंड ऑफ नो अदर्स का मतलब क्या होता है ये भी समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए, किसी भी वाद या कार्रवाई में, किसी भी वाद या कार्रवाई में, किसी भी वाद या कार्रवाई में, किसी भी वाद या कार्रवाई में साक्ष्य, किसी भी वाद या कार्रवाई में साक्ष्य हर विवादक तथ्य, हर विवादक तथ्य, हर विवादक तथ्य या कैसे अन्य तथ्य, ऐसे अन्य तथ्य या ऐसे अन्य तथ्य जिन्हें जिन्हें इस अधिनियम द्वारा, जिन्हें इस अधिनियम द्वारा सुसंगत बनाया गया है, जिस अधिनियम द्वारा सुसंगत बनाया गया है, अधिनियम द्वारा सुसंगत बनाया गया है, तो सुसंगत कहां से कहां तक बना रहे हैं, अधिनियम द्वारा सुसंगत बनाया गया है 4 से लेकर कहां तक, 50 तक, 4 से लेकर 50 तक सुसंगत बनाया गया है, उनके अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उनके अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उनके अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा, उनके अस्तित्व या अनअस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा। लिखिए इसमें, लिखिए इसमें, दिस इज एन एनेबलिंग प्रोविजन, दिस इज एन enabling provision, this is an enabling provision, यह एक सशक्त प्रावधान है, यह एक सशक्त प्रावधान है जो कि न्यायालय को, जो कि न्यायालय को, जो कि न्यायालय को साक्ष्य में निश्चितता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो कि न्यायालय को साक्ष्य में निश्चितता प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो कि साक्ष्य को, जो कि न्यायालय को साक्ष्य में निश्चितता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। This is an enabling provision which is made for the purpose of, which is made for the purpose of certainty, certainty, certainty of evidences, certainty of evidences in the law of, in the law of evidence, certainty in evidences in the law of evidence, in the law of evidence. Moreover, 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 this provision, this provision is a declaration, this provision is a declaration, moreover, this provision is a declaration by the words, by the words, by the words, by the words under section 3, by the words under section 3, ब्रैकेट में लिखना, hereinafter declared, hereinafter declared, hereinafter declared, hereinafter declared. It means, it means, it means, it means all the provisions, all the provisions, it means all the provisions under this part, under this part, all the provisions under this part, all the provisions under this part after section 3, after section 3 are deemed to be relevant, 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 are deemed to be relevant. देना जी, इसमें देखिए, और और और
ये एक घोषणात्मक प्रावधान भी है और यह एक घोषणात्मक प्रावधान भी है और यह एक घोषणात्मक प्रावधान भी है जिसमें कि धारा 3 के अंतर्गत दिए गए शब्द, जिसमें कि धारा 3 के अंतर्गत दिए गए शब्द, सेक्शन का एस बड़ा लिखा कीजिए, जिसमें कि धारा 3 के अंतर्गत दिए गए शब्द, जिसमें कि धारा 3 के अंतर्गत दिए गए शब्द एतस्मिन पश्चात लिखा हुआ ना ब्रैकेट के अंदर, इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेना प्लीज। दिए गए शब्द एतस्मिन पश्चात से तात्पर्य है कि भाग 2 के अंतर्गत धारा 3 के पश्चात आने वाले सभी प्रावधान सुसंगत है। आने वाले सभी प्रावधान क्या है सर? सुसंगत है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोविजन खुद में ही बताता है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आप लिखा हो ना एतस्मिन पश्चात, हियरइन आफ्टर डिक्लेयर्ड, तो ये खुद ही डिक्लेयर कर रहा है कि अब जो इसके बाद में जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं इस पार्ट के अंदर, आप देखेंगे पार्ट 2 कहां खत्म हो रहा है? 50 पे खत्म हो रहा है, 51 से पार्ट 3 शुरू हो रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि हाँ, फिर 4 से लेकर 50 तक जितने भी बात ये करेगा वो सब क्या है सर? वो सब रिलेवेंट फैक्ट्स है, वो सब सुसंगत तथ्य की बात करेगा। समझ में आया ये प्रावधान का? एक शब्द लिखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, किन्हीं अन्यों का नहीं। इसकी हेडिंग डाल लीजिए, किन्हीं अन्यों का नहीं। इसकी क्या कीजिए आप लोग? हेडिंग डाल लीजिए, किन्हीं अन्यों का नहीं। इसका क्या मतलब होता है किन्हीं अन्यों का नहीं का? किन्हीं अन्यों का नहीं, इसका क्या मतलब है? लिखा हुआ है ना किन्हीं अन्यों का नहीं, एंड ऑफ नो अदर्स। हेडिंग डालिए, एंड ऑफ नो अदर्स। एंड ऑफ नो अदर्स लिखा हुआ है ना सेक्शन 3 के अंदर। इसका क्या मतलब होता है? एंड ऑफ नो अदर्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब समझिए प्लीज आप एक बार। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि कोर्ट में सिर्फ आप रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू के ऊपर ही क्या दे सकते हो? इनके ऊपर ही क्या दे सकते हो? एविडेंस दे सकते हो। इसके अलावा एविडेंस नहीं दोगे। वो बता रहा है ना सेक्शन के अंदर कि आप रिलेवेंट फैक्ट या फिर जो भी तथ्य जो इसके बाद आएंगे, मतलब 4 से 50, आप डेफिनेशन पढ़िए एक बार, डेफिनेशन सेक्शन 3 डायरेक्ट में जो मैंने जो लिखा है उसको पढ़िए कि किस किस चीज का आप एविडेंस दे सकते हैं। रिलेवेंट फैक्ट इन इश्यू का दे सकते हैं, विवादक तथ्यों का दे सकते हो साक्ष्य, और किसका एविडेंस दोगे? सेक्शन 5 है सर, जिन बच्चों के पास में डायरेक्ट नहीं है नया वाला, वो सेक्शन 5 पढ़िए, एविडेंस किस चीज का दे सकते हो? फैक्ट इन इश्यू, विवादक तथ्यों का दे सकते हो, और जो इसके बाद में जो डिक्लेयर किए गए हैं। और फिर लिखा हुआ है एंड क्या लिखा हुआ है लास्ट में? एंड ऑफ नो अदर्स, और किसी अन्य का नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के अलावा किसी का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। समझ में आई? एंड ऑफ नो अदर्स, किसी अन्य का नहीं का क्या मतलब है? लिखवाया ना, चल हेडिंग डाली ना कि किसी अन्य का नहीं, और आपने हेडिंग डाली होगी एंड ऑफ नो अदर्स। इसका इसमें लिखिए, इसमें लिखिए इसमें लिखिए वेयर एनी फैक्ट, जहां भी कोई तथ्य, वेयर एनी फैक्ट, वेयर एनी फैक्ट which is not a relevant, which is neither a relevant fact, nor fact in issue,
which is neither relevant fact or nor fact in issue, the court shall not take evidence of it. The court shall not take evidence of it. The court shall not take evidence of it. Court shall not take evidence of it. Court shall not take evidence of it. जहां पर भी क्या लिखवाया है मैंने, जहां भी कोई तथ्य जो न कि सुसंगत है, जो न कि सुसंगत है और न ही विवादक तथ्य है, और न ही विवादक तथ्य है, तो न्यायालय साक्ष्य नहीं लेगा। तो न्यायालय साक्ष्य नहीं लेगा। तो न्यायालय उस तथ्य पर साक्ष्य नहीं लेगा। तो न्यायालय उस तथ्य पर साक्ष्य नहीं लेगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उसको भी लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। However, there are few exceptions. However, there are few exceptions to it. There are few exceptions to it. Under section 158, and in section 141, although the fact is neither a fact in issue, nor a relevant fact, but still it is allowed to prove in trial. परंतु इस परिस्थिति के कुछ अपवाद हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 141 उपखंड 2 व 158 के अंतर्गत जहां कहीं भी कोई तथ्य जो न तो विवादक तथ्य है और न ही सुसंगत तथ्य, तो भी उस तथ्य पर साक्ष्य दिया जा सकता है। और साबित किया जा सकता है। बात खत्म हुई। अब मेंस में एक सवाल आया इस साल, उसको यहीं खत्म करते हैं, ठीक है ना। सवाल क्या आया, एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी, ग्राह्यता और सुसंगतता। एडमिसिबिलिटी एंड रिलेवेंसी आर नॉट को-एक्सटेंसिव। रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर नॉट को-एक्सटेंसिव, मतलब ग्राह्यता और सुसंगतता समान रूप से साथ नहीं चल सकती या समान अस्तित्व में नहीं रह सकती। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए पार्टी ने 4 फैक्ट प्रूव किए हैं। पार्टी ने क्या किए, फैक्ट नंबर 1 प्रूव किया है। पार्टी ने एक फैक्ट नंबर 2 को भी, तथ्य नंबर 2 को भी, भाई पक्षकार ने 4 तथ्यों को साबित कर दिया न्यायालय के समक्ष। और कोर्ट के सामने बोल दिया कि सर ये चारों जो तथ्य हैं, ये चारों तथ्य क्या है, रिलेवेंट फैक्ट है। ये चारों तथ्य क्या है सर,
सुसंगत तथ्य है। क्या बोलते न्यायालय ने? ये चारों तथ्य सुसंगत तथ्य हैं। आप मुझे एक बार बताइए, चारों तथ्य सुसंगत तथ्य हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की विषय वस्तु है। पार्टी चारों तथ्यों को बोल चुकी है कि ये सुसंगत है, सारे रिलेवेंट फैक्ट है। क्या कोर्ट हर तथ्य को ग्राह्य करेगा? क्या कोर्ट हर तथ्य को एडमिसिबल करेगा? क्या हर चीज एडमिसिबल हो जाएगी क्या? आप आए, आपने चार तथ्य साबित कर दिए, आप आए, आपने बोला सर ये रिलेवेंट फैक्ट है, मैंने बोला हाँ रिलेवेंट फैक्ट है, आपने बोला ये भी चार रिलेवेंट फैक्ट है, हाँ रिलेवेंट फैक्ट है, लेकिन जीतेगी तो एक ही पार्टी ना। आपका फैक्ट एडमिसिबल होगा या नहीं होगा, आपको वही तो चीज है ना। तो रिलेवेंसी ही सिर्फ एक क्राइटेरिया होती है क्या? हम समझेंगे रिलेवेंसी और एंड एडमिसिबिलिटी, हम समझेंगे ग्राह्यता और ग्राह्यता और एडमिसिबिलिटी। ग्राह्यता होती है, एडमिशन ही बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? एडमिसिबिलिटी, ग्राह्यता और सुसंगतता क्या समझेंगे? दो हेडिंग डालिए, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। हेडिंग डालिए रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, रिलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। सुसंगतता और ग्राह्यता, सुसंगतता और ग्राह्यता। टॉपिक थोड़ा सा टेढ़ा सा है, ठीक है ना? इस बार आरजेएस में आया है तो हमें करना है, ठीक है? जैसे एडमिसिबिलिटी मीन क्या होता है, ग्राह्यता मतलब क्या होता है? ग्राह्यता मतलब होता है कि न्यायालय आपको अलाउ करे, आपके एविडेंस को अलाउ करे कोर्ट के अंदर। आपकी चीज कितनी ही रिलेवेंट क्यों ना हो, आपने कोर्ट को बोला कि सर ये चीज रिलेवेंट है, कोर्ट ने बोला हाँ रिलेवेंट है, लेकिन मैं नहीं लूंगा एविडेंस में। कुछ तो पैमाना होता होगा कि क्या चीज कोर्ट, कुछ तो मेजर्स होते होंगे कि जो कोर्ट लेने के पहले आपने बोल दिया। जैसे हमने रिलेवेंट फैक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, आपने कह दिया, जैसे आप लोग बढ़ के चले गए, आपने बोला सर 4 से 50 में आ रहा है, तो मतलब वो चीज रिलेवेंट है और कोर्ट को लेनी पड़ेगी। क्या मैंडेटरी है क्या? कोर्ट ने बोला नहीं, नहीं लेता मैं एविडेंस, मैं फाइनल जजमेंट में उसको नहीं स्वीकार करूंगा। तुमने स्टार्ट की जिसमें थोड़ा हेडिंग डाली एडमिसिबिलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, एडमिसिबिलिटी इसका मीनिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। इसमें हम कौन कौन सेक्शन पढ़ेंगे? अभी अभी आपने हेडिंग लिखी ना इसकी, एक बार सेक्शन कौन कौन से पढ़ेंगे वो एक बार देख लीजिए। हम पढ़ेंगे इसमें सेक्शन 3 जो हमने पढ़ लिया है, अरे 3 पढ़ लिया ना हमने। ऐसे पढ़ेंगे सेक्शन 168, अब में से पढ़ेंगे 141, कौन सा पढ़ेंगे? 141, और एक और पढ़ेंगे हम सेक्शन, एक और सेक्शन में पढ़ेंगे वो है 107। ये नए सेक्शन से जो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? और ये टॉपिक इसलिए टेढ़ा है क्योंकि देर आर सर्टेन पैरामीटर्स जो जिसमें कोर्ट चेक करती है कि कोई भी फैक्ट रिलेवेंट है तो एडमिसिबल होगा या नहीं होगा। कोर्ट इस चीज को चेक करेगी। क्या 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 चीज कोर्ट चेक करेगी? कि भैया कोई कोई फैक्ट रिलेवेंट है, उसको कोई तथ्य सुसंगत है न्यायालय में, मान लीजिए, तो बेकार टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। आरजेएस मेंस में आया है साल सवाल, यकीन नहीं आई है न, यकीन नहीं आया आपको, पेपर अपलोड हो जाएगा, देख लेना। ये सवाल भी मैंने मेंस वाले बच्चों को करवाया था, इसलिए मैं कह रहा हूं इस सवाल को सुन लीजिए और समझ लीजिए। क्या होता है सर, हर फैक्ट रिलेवेंट हो सकता है। मान लीजिए आपका फैक्ट है वो रिलेवेंट तो हो ही जाएगा, क्योंकि सेक्शन 6 ऐसा बोलता है कि सेम ट्रांजेक्शन में सब चीज फॉलो हो जाती है अल्टीमेटली। तो क्या कोर्ट हर फैक्ट को एडमिसिबल कर लेगा? क्या कोर्ट हर फैक्ट को ग्राह्य मान लेगा साक्ष्य के रूप में? क्या कोर्ट स्वीकार कर लेगा क्या आपके एडमिशन को? आपने बोला सर ये फैक्ट रिलेवेंट है, कोर्ट ने कहा हाँ रिलेवेंट है, हाँ सुसंगत है, हम मानते हैं सुसंगत। क्या कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट लेगा? क्या कोर्ट उसको ड्यूली प्रूव्ड मानेगा?
165 निकालिए पुराने वाले ब्रैकेट में और 168 निकालिए नए वाले ब्रैकेट में, और इसका परंतुक पढ़िए वापस से। जजमेंट किस पे बेस्ड होगा? जो फैक्ट रिलेवेंट है, जो जो तथ्य सुसंगत है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? और। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? और इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड। अरे लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? प्रोवाइजो पढ़िए परंतु 168 का। देखिए, जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रिलेवेंट, फिर कोमा, फिर एंड ड्यूली प्रूव्ड। तुम्हारे फैक्ट रिलेवेंट है, लेकिन अगर तुमने उसको प्रूव नहीं किया सफिशिएंटली, तो क्या कोर्ट उस पर जजमेंट देगा? इसी को बोलते हैं एडमिसिबिलिटी, ग्राह्यता। क्या न्यायालय उसको ग्राह्य करेगा? समझ में आ रही बात? क्या आपने उस तथ्य को, जो रिलेवेंट तो था, क्या आपने उसको उस स्तर तक साबित किया है कि कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट दे? बात समझ में आ रही है? हाँ, मान लिया आपका फैक्ट रिलेवेंट है, क्या आप ड्यूली प्रूव कर पाए? जैसे क्रिमिनल केस है, क्या आप उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित कर पाए? बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्या आप उसे उचित संदेह से परे साबित कर पाए? क्या आप 100% प्रूव कर पाए कि खून इसी ने किया है? इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ड्यूली प्रूव्ड। ऑल्दो तुम्हारा फैक्ट रिलेवेंट है, तुम्हारा झगड़ा था पहले था, ये सब मान लिया बात, क्या मर्डर उसी ने किया है? क्या लोकल एरिया में, जिस एरिया में वो था उस एरिया में वो था, क्या उसे साबित हो जाता है कि खून उसी ने किया है? बताइए मुझे, क्या चीज प्रूव होती है इस चीज से? ड्यूली प्रूव्ड एडमिसिबिलिटी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्राह्यता की बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जजमेंट रिलेवेंट पे होगा मान लिया, लेकिन अगर आप उसका देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है? कोमा। क्या लिखा हुआ है? कोमा। अब हिंदी में तो क्या होना है ना, इसमें हिंदी में तो अब इस देखेंगे, सुसंगत किए गए और तो सम्यक रूप से साबित किए गए। सम्यक रूप से साबित किए गए मतलब जो ड्यूली प्रूव्ड होनी चाहिए। ड्यूली प्रूव्ड कैसे पता चलेगी? ड्यूली प्रूव्ड पता चलेगी हमको सेक्शन 141 से। ये चीज ड्यूली प्रूव कराता है। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टॉपिक है, मतलब सीधा डायरेक्ट का प्रोविजन नहीं है, लेकिन इस पर आया है मीन्स, और हमें आरएस बनना है तो सब हमें आपको उस स्तर तक लेके जाना पड़ेगा। आसान बात। आजकल वो पेपर नहीं आते हैं, वो जमाना गया बेटा जब सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं, कन्फेशन बता दो, डिप्रेशन बता दो। इस टाइप के सवाल जब आते हैं और जो बच्चा इनको अच्छे से सोल्व करके आता है, वही बच्चा दूसरे बच्चों पे एडवांटेज लेके जाता है। ना समझ में आ रही है? तुम्हारे पास एडवांटेज कैसे रहेगा दूसरे बच्चों के ऊपर? तो तभी रह पाएगा ना सर, जब आपको इस टाइप के जो सवाल आ जाते हैं रिलेवेंसी एडमिसिबिलिटी वाले, आप उसमें लिखना क्या आपको ये तो पता हो कि क्या लिखना है। सर आपको ये पता है कि लिखना क्या है, तो आप उसमें अच्छा करेंगे, अच्छा और अच्छा ही लिखेंगे। अरे होगा नहीं होगा? लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग डालिए एडमिसिबिलिटी, एडमिसिबिलिटी। हेडिंग डालिए ग्राह्यता। इसको पहली चीज समझेंगे ना, पहले हम सुसंगतता तो हमें पता ही चल गई कि रिलेवेंसी क्या होती है। अब हम क्या समझना चाहते हैं कि ग्राह्यता क्या होती है। एडमिसिबिलिटी भी दो तरह की होती है, एक डायग्राम बनाएंगे। ये भी सिर्फ दो तरह की होती है, एक होती तथ्यों की ग्राह्यता और एक होती है एविडेंस की ग्राह्यता। एक तथ्य की ग्राह्यता होती है, एक होती है एविडेंस की ग्राह्यता। तो चेंज करते हैं, कुछ क्या करते हैं चेंज। बहुत दिनों से एक ही बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्या हो गए अपन? बोर। ये ठीक है, ये ठीक है।
बहुत दिनों से एक ही बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, वो हो गए चेंज बोर्ड। अरे डिजिटल बोर्ड है तो चेंज करो ना, तुम भी तो अपने वॉलपेपर बदलते होंगे फोन का। नहीं नहीं बदलते क्या? परिवर्तन जरूरी है, नहीं बदलते? डीबी बदलते हैं, आप बदलते तो हैं, देखो परिवर्तन तो, अरे परिवर्तन तो होते रहना चाहिए ना। तुम अपने घर में रहते होंगे तो कभी 1-2 साल तक बेड ऐसे लगा होगा, फिर पलंग को किसका के उधर कर लेते होंगे। जीवन में तो बदलाव होना चाहिए। हाँ, वैसे अपन भी क्या कर रहे हैं, कोचिंग की जगह को चेंज, परिवर्तन। क्यों ना परिवर्तन, परिवर्तन क्या होना चाहिए, घर से शुरू होना चाहिए। अरे ऐसा हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो शिमला में, मोहम्मद अली जिन्ना थे, तो वो क्या है, शिमला में एक उनके पॉलिटिकल गुरु थे, होते ना राजनीतिक गुरु। तो वो हमेशा ये सब बातें क्या करते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बैठ के, कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए अगर देश आगे बढ़ना है। तो अंतरजातीय विवाह होने से क्या होता है ना कि उस परिवार में उस धर्म को लेकर जो हेट्रेड होती है वो बदल जाती है, एक मानसिक बदलाव आता है कि नहीं नहीं यार, ये लोग भी अपनी तरह ही हैं। अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, मुसलमान और हिंदुओं को शादी करनी चाहिए, मुसलमान पारसियों को शादी करनी चाहिए। जिन्ना उनके घर गए और जिन्ना ने कहा कि क्यों ना सर इस चीज की शुरुआत घर से ही की जाए, और उसी की बेटी का हाथ मांग लिया। हाँ, फिर क्या भगा दिया उनको, फिर उन्होंने भाग के शादी करी, फिर उन्होंने अल्टीमेटली भाग के शादी करी जिन्ना और उन्होंने, उनको नाम याद नहीं आ रहा उनका, बहुत ही फेमस उनके पॉलिटिकली वो थे। हम्म, हो गए कुछ तभी तो हाथ मांगा है, और क्या। अब ये मैं जाइए, ये देखने के लिए क्या मैं, ये देखने के लिए क्या मैं 100 साल पीछे जाऊं, ये अभी क्या चल रहा है। 100 साल हो गए होंगे लगभग, इसी टाइम हाथ मांगा होगा, तो 1924 के लगभग ही मांगा होगा हाथ, और क्या। अब ये देखने में पीछे जाऊं कि क्या मांगा था क्या नहीं मांगा था, बट द थिंग इज, जो भी था वो घर से शुरुआत होनी चाहिए। कोई अगर बड़ी बड़ी बातें करता है बेचारा, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो भाई घर से शुरुआत करो ना, आप अपने करो शुरुआत। आपको किसने रोका है? पेन भी चेंज करेंगे आप। पेन ठीक है, येलो, येलो कैसे रहेगा इस पे, येलो भी ठीक है, दिख रहा है ना येलो, कुछ कलर तो कलरफुल लाइट तो हो। एक तो ये पूरा ग्रीन, ऊपर से बोर्ड भी ग्रीन। हाँ एक तो, चलिए ठीक है, ओके, लिखना स्टार्ट कीजिए। एडमिसिबिलिटी मीन, admissibility means the permissibility to prove, the permissibility to prove a particular, admissibility means the permissibility to prove a particular evidence in the trial, a particular evidence in the trial, a particular evidence in the trial। ग्राह्यता से तात्पर्य है कि, ग्राह्यता से तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा किसी भी साक्ष्य को, किसी भी साक्ष्य को विचारण के दौरान अनुगेय करने की शक्ति, किसी भी साक्ष्य को विचारण के दौरान अनुगेय करने की शक्ति, अनुगेय करने की शक्ति। सिमिलरली, सिमिलरली admissibility of facts mean, similarly admissibility of facts mean, similarly admissibility of fact mean permissibility, permissibility to take a particular fact, to take a particular fact into consideration, into consideration, वहीं पे, वहीं पर, वहीं पर तथ्य की ग्राह्यता से अभिप्राय है कि, वहीं पर तथ्य की ग्राह्यता से अभिप्राय है कि, तथ्य की ग्राह्यता से अभिप्राय है कि
विचारण के दौरान विचारण के दौरान विचारण के दौरान किसी तथ्य को किसी तथ्य को किसी तथ्य को अनुगेय करना किस तथ्य को अनुगेय करना किस तथ्य को साबित किए जाने के लिए अनुगेय करना, ऐसा करना, किसी तथ्य को साबित किए जाने के लिए अनुगेय करना, किस तथ्य को साबित किए जाने के लिए अनुगेय करना, साबित किए जाने के लिए अनुगेय करना, अनुगेय करना। ठीक है, आगे लिखिए पैराग्राफ से करके। एज पर सेक्शन 165 एज पर सेक्शन 165 एज पर सेक्शन 165 प्रोवाइजो 1 प्रोवाइजो 1 धारा 165 के परंतुक प्रथम परंतुक के अनुसार धारा 165 मत कीजिए, पुराने वाले बच्चे क्या, नए वाले बच्चे क्या लिखेंगे, धारा 168 करो। धारा एज पर सेक्शन 168 प्रोवाइजो 1 धारा 168 के प्रथम परंतुक के अनुसार जजमेंट शैल बी बेस्ड ऑन एक निर्णय उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। जजमेंट शैल बी बेस्ड ऑन only upon such facts which are relevant and duly proved judgment shall be based upon only relevant facts which are duly proved। क्या लिखा है, आधारित होना चाहिए जो कि इस अधिनियम द्वारा सुसंगत हो और सम्यक रूप से साबित किए गए हों आगे लिखिए। सुसंगत तथ्य धारा 4 से लेकर 50 के अंतर्गत the relevant facts under section 4 to the relevant facts under section 4 to 50 are legally relevant धारा 4 से 50 यहां तक लिखा है, धारा 4 से 50 तक विधिक रूप से सुसंगत हैं तथा सम्यक रूप से साबित तब माने जा सकते हैं जब न्यायालय को समाधान हो जाता है कि युक्तियुक्त रूप से साबित किए जा चुके हैं युक्तियुक्त रूप से साबित किए जा चुके हैं। कहां लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम में, लीगली रिलेवेंट and duly proved here means the said fact has been proved by evidence to the reasonable satisfaction of the court reasonable satisfaction of the court। reasonable satisfaction of the court
ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो एज वेल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, 5-10 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे सीपीसी की। ठीक है।